ठीक है, तो कल हमने ये सब पढ़ लिया था। मैं एक बार वापस से रीकैप करवा देती हूँ पूरा, ठीक है ना। फोर्स एंड प्रेशर के बारे में पढ़ रहे थे हम, तो अभी हम फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पे। फोर्स क्या होता है? पुश या पुल, किसी को भी धक्का मारना या किसी को खींचना, ठीक है। पुश और पुल, इसको हम बोलते हैं फोर्स। बस इस पूरे में हमने यही पढ़ा था। यहाँ पे या तो पुश हो रहा है या पुल हो रहा है, यही सब चीजें हो रही है। फिर ये हमने एक्टिविटी करी थी, मतलब ये टेबल, इस टेबल के अंदर अगर पुश हो रहा है तो यहाँ पे यस करना है और पुल हो रहा है तो यहाँ पे यस करना है। तो ये हमने कल कर लिया था। फोर्स की ये डेफिनेशन लिख ली थी, ये मेन है। ये मेन है डेफिनेशन फोर्स की, ये लिख ली थी कल हमने, अंडरलाइन कर ली थी। फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। इंटरेक्शन से जो फोर्स होते हैं, मतलब जैसे ये इंटरेक्शन मतलब आपस में मेल जोल से जो फोर्स लगते हैं, तो वो सारे एग्जाम्पल हमने पढ़ लिए थे कि यहाँ ये कार पे फोर्स लगा रहा है, यहाँ ये पुल कर रहे हैं दोनों एक दूसरे को। आज हम पढ़ेंगे ये भी हमने पढ़ लिया था। एक्सप्लोरिंग फोर्सेस भी हमने पढ़ लिया था। इसके अंदर हमने पढ़ा था कि अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो वो ऐड होगा, डिफरेंट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो वो सबट्रैक्ट हो जाएगा। बस ये दो ही चीज इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। मैग्नीट्यूड होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे फोर्स हमारा है 10 न्यूटन, 10 न्यूटन फोर्स है तो 10 हमारा हो गया मैग्नीट्यूड। तो ये सब कल हमने कर लिया था। फोर्स देखो जीरो भी हो सकता है, इफ द टू फोर्स एक्टिंग, फोर्स हमारा जीरो भी हो सकता है, नेट फोर्स। आज हमें ये पढ़ना है। A force can change the state of motion। जो फोर्स होता है, बल होता है, पावर होती है, मतलब एक तरह से जो बल है, जो फोर्स है, वो चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। मोशन की जो स्टेट है, जो स्थिति है, जिस स्थिति में मोशन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, उसको चेंज कर सकता है। अपन फोर्स लगाएंगे, एक बॉल है, सपोज वो बॉल धीरे धीरे मूव कर रही है, ठीक है, किसी ने बैट से उसको मारा और वो धीरे धीरे मूव कर रही है। तो अगर मैं उसको पैर से और तेज मार दूं, मैं फोर्स लगा दूं, तो मैं उसको, उसकी जो स्टेट ऑफ मोशन है, जिस रफ्तार से वो मूव कर रही है, वो चेंज हो जाएगा ना। अगर मैं तेज धक्का मारूंगी, उसके तेज से बॉल को हिट करूंगी, तो बॉल आगे मतलब मूव करने लग जाएगी। उसका जो स्टेट ऑफ मोशन है, उसके चलने की जो स्थिति है, वो चेंज हो सकती है। हम कम भी कर सकते हैं, हम ज्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई बॉल आ रही है, उसको हम कैच कर लेते हैं, तो उसका स्टेट ऑफ मोशन हमने चेंज कर दिया ना, उसको रेस्ट में ला दिया। मोशन में थी वो, इतनी फास्ट थी, उसको हम रेस्ट में ले आए। तो फोर्स से हम किसी भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, उसकी स्पीड को कम भी कर सकते हैं, मतलब उसके मोशन में चेंज कर सकते हैं। Let us now find out what happens when a force acts on an object। जब फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है तो क्या होता है, चलो पता लगाते हैं। देखो, जैसे बॉल का एग्जांपल दे रखा है, इसको पढ़ लेते हैं एक्टिविटी को। टेक अ रबर बॉल, एक रबर की बॉल ले लो, जिससे खेलते हैं बच्चे, से तोलिया खेलते हैं रबर की बॉल से। तो रबर की बॉल ले लो एंड प्लेस इट ऑन अ लेवल सरफेस सच एज टेबल टॉप और अ कॉन्क्रीट फ्लोर। और इसको किस पे रख दो? टेबल, टेबल के ऊपर रख दो, टेबल टॉप। कंक्रीट फ्लोर मतलब? कॉन्क्रीट फ्लोर मतलब जो अपने टाइल्स ना लगी हो, जिसके ऊपर, जिसपे टाइल ना लगी है, कॉन्क्रीट की फ्लोर, ठीक है। टाइलिंग सीमेंट से होगी। बनता है। हाँ हाँ, टाइल सीमेंट। लगने से सीमेंट लग जाती है। हाँ राइट, सीमेंटेड जो फ्लोर है ना, वही उसी के लिए यूज किया है। तो कंक्रीट फ्लोर पे रख दो या फिर टेबल के टॉप पे रख दो, जो टेबल का ऊपर का हिस्सा होता है उसके ऊपर रख दो। नाउ जेंटली पुश द बॉल अलोंग द लेवल सरफेस। Now gently push the ball along the level surface, फिगर 11.6। फिर बॉल को जेंटली पुश करना है, फिगर में यहाँ दिखा रखा है। A ball at rest begins to move when a force is applied on it। जैसे वो रेस्ट पे रखी हुई है बॉल, टेबल के ऊपर रखी है या फिर फ्लोर पे रखी है, रेस्ट पे है ना वो बॉल। नाउ जेंटली पुश, जेंटली मतलब आराम से धक्का लगाना है। एक तो होता है हार्डली पुश, हार्डली मतलब बहुत जोर से धक्का लगाओ,
जेंटली पुश मतलब हल्का सा थोड़ा सा धक्का लगा दो, जेंटली पुश इसके लिए यूज होता है। तो जेंटली पुश द बॉल अलोंग द लेवल सरफेस, और तो थोड़ा सा मतलब पुश कर दो बॉल को, जैसे बॉल टेबल पे रख रखी है या जमीन पे रख रखी है, फ्लोर पे रख रखी है, तो उसको हल्का सा क्या करना है, पुश करना है, धक्का लगाना है हल्का सा, ताकि वो मूव करने लग जाए। डज द बॉल बिगिन टू मूव, क्या बॉल मूव करने लग गई, चलने लग गई? हाँ, चलने लग जाएगी हम धक्का लगाएंगे तो। पुश द बॉल अगेन व्हाइल इट इज स्टिल मूविंग, अब जो चल रही है ना उसको वापस पुश करो तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी ना। जैसे बॉल मूव कर रही है, अपन ने और धक्का लगा दिया थोड़ा सा, तो उसकी स्पीड और बढ़ जाती है। इज देयर मतलब एक एग्जांपल इससे, वो टायर चलाते हैं ना वो लकड़ी से लेके, हाँ उसको एक बार हाँ मारते हैं फिर दोबारा मारते हैं। हाँ, नीचे राइट। है भी। नीचे है ना, हाँ डायग्राम में नीचे दे रखा है, ये दे रखा। राइट, ये एग्जाम्पल भी सही है। टायर हम चलाते हैं लकड़ी से, जैसे दिखा रखा है यहाँ पे, ये टायर है लकड़ी से, एक बार मारते हैं अपन इसको तो चलने लग जाते हैं, फिर उसकी स्पीड थोड़ी धीरे हो जाती है थोड़े टाइम बाद, तो अपन वापस से हिट करते हैं लकड़ी से, वापस से हिट करते हैं तो फिर वापस चलने लग जाता है, फिर थोड़ी देर बाद वापस स्लो हो जाता है, तो अपन वापस हिट कर देते हैं, तो वापस इसकी स्पीड बढ़ती जाती है। तो वही यहाँ पे हो रहा है। इज देयर एनी चेंज इन इट्स स्पीड, क्या बॉल की स्पीड में कोई चेंज हुआ? एक बार मैंने पुश किया तो थोड़ी सी मूव करी बॉल, अगली बार मैंने वापस पुश किया तो क्या उसकी स्पीड में कुछ चेंज होगा? हाँ होगा चेंज, मतलब बढ़ जाएगी। डज इट इंक्रीज और डिक्रीज, वो इंक्रीज होगी अगर मैं जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रही है ना बॉल, उसी डायरेक्शन में अगर मैं फोर्स लगाती हूँ, उसी डायरेक्शन में अगर मैं इसको पुश कर रही हूँ, जैसे बॉल है कि इधर मूव कर रही है, तो मैं पीछे से यहाँ से पुश कर रही हूँ इसको, यहाँ से अगर मैं धक्का लगाती हूँ बॉल के तो इंक्रीज होगी स्पीड, और अगर मैं बॉल के यहाँ से धक्का लगाऊंगी ऐसे, तो वो मतलब उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। जैसे अपन कैच करते टाइम ऑपोजिट साइड से करते हैं ना, तो अगर पीछे से धक्का लगा रही हूँ तो इंक्रीज हो जाएगी, और आगे से सिंपल सी चीज है, पीछे से लगाते हैं तो बढ़ जाती है, पता ही है अपन को, और आगे से लगाएंगे तो कम होके वो रुकी जाएगी। नेक्स्ट, प्लेस योर पाम, पाम मतलब ये हमारी हथेली, इस हथेली को हम बोलते हैं पाम। ये होता है यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा है पाम, यहाँ तक। प्लेस योर पाम इन, इसमें एल साइलेंट होता है, इसको पाल्म नहीं बोलते, इसको पाम बोलते हैं, पाम। प्लेस योर पाम इन फ्रंट ऑफ द मूविंग बॉल, अब ये जो मूविंग बॉल है ना चलती, सपोज बॉल यहाँ से स्टार्ट हुई, ये टेबल था, ये टेबल की सरफेस थी, ये बॉल है, ये यहाँ से हमने यहाँ से धक्का मारा इसको, तो ये आगे चली गई, वापस धक्का मारा तो ये यहाँ तक पहुंची। अब हम यहाँ से हाथ लगाऊंगी तो रुक जाएगी ना बॉल। अब क्या बोला है इसने, चलो पढ़ लेते हैं इसमें। प्लेस योर पाम इन फ्रंट ऑफ द मूविंग बॉल, मूविंग बॉल के आगे, फ्रंट में, मतलब ये ऐसे मूव कर रही है ना, तो इसके आगे अपना पाम रख दो, हथेली रखो। रिमूव योर पाम एज सून एज द मूविंग बॉल टचेज इट, थोड़ा सा टच करके और हटा लो तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी ना, अपन हल्का सा टच करके, मतलब धक्का, इसको पीछे नहीं धकेला अपन ने, थोड़ा सा टच किया ताकि स्पीड उसकी कम हो जाए। डज योर पाम अप्लाई अ फोर्स ऑन द बॉल, क्या आपकी पाम ने बॉल पे फोर्स लगाया है? हाँ लगाया है फोर्स, हल्का सा ही लगाया है क्योंकि उसकी स्पीड कम हो रही है, इसका मतलब फोर्स तो लगा है उस पे। डज योर पाम अप्लाई फोर्स ऑन द बॉल, व्हाट हैपेंस टू द स्पीड ऑफ द बॉल नाउ, तो अब बॉल की स्पीड कम हो जाएगी थोड़ी अगर मैं यहाँ से हाथ लगा देती हूँ। वो ये तुम प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हो, कोई बॉल लो, और हमने कई बार करके भी देखा है, कोई बॉल लेते हैं पीछे से धक्का मारेंगे तो उसकी स्पीड इंक्रीज होगी, अगर मैं आगे से हल्का सा टच कर देती हूँ, रोक देती हूँ, तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। व्हाट वुड happen if you let your palm hold the moving ball, अगर आप होल्ड कर लेते हो इस बॉल को, मूविंग बॉल को, तो बॉल तो रेस्ट पे आ जाएगी, रुक जाएगी, और पाम पे अगर तेज है तो अपने हथेली पे लग भी जाती है कभी कभी, जैसे अपन बॉल कैच करते हैं ना, बैट बॉल खेलते हैं जब, तो कैच करते हैं तो अपने हाथ पे लग जाता है कभी, क्योंकि इतनी स्पीड से बॉल आ रही होती है, तो अपनी पाम को हर्ट करता है थोड़ा सा। तो इसमें यही समझा रखा है बस, कि अगर आप इसको पुश करते हो तो इसकी मतलब स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो, फोर्स लगा के आप किसी भी बॉल की स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, बस ये समझा रखा है पूरा। अ बॉल एट रेस्ट बिगिंस टू मूव व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, बॉल है वो रेस्ट में है, रेस्ट में मतलब एकदम शांत है, बिल्कुल मूव नहीं कर रही है, हिल नहीं रही है, चल नहीं रही है, रेस्ट में है, तो वो एक बॉल जो रेस्ट में है आप उसे मूव करवा सकते हो फोर्स अप्लाई करके।
ठीक है, तो बस ये इतना सा ही है इसमें, इस एक्टिविटी में यही समझा रखा है कि जो फोर्स होता है, फोर्स से हम किसी भी बॉल की या किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। यू माइट रिकॉल सिमिलर सिचुएशंस, आप मतलब याद कर सकते हैं इस तरह की सिचुएशंस, ये बॉल जो हमने पढ़ी है। फॉर एग्जाम्पल, वाइल टेकिंग अ पेनल्टी किक इन फुटबॉल, द प्लेयर अप्लाइज अ फोर्स ऑन द बॉल। तो जब किक मारता है फुटबॉल को प्लेयर, तो वो क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है, पैर से किक मारता है ना, तो वो फोर्स अप्लाई करता है बॉल के ऊपर। बिफोर बीइंग हिट द बॉल वाज एट रेस्ट, पैर मारने से पहले, पैर से फुटबॉल को मारने से पहले वो रेस्ट पे रखी हुई थी, शांत थी बॉल, मैंने पैर से उसको मारा तब वो मूव करने लगी। तो इट्स स्पीड वाज जीरो, जब वो रेस्ट पे थी तो उसकी स्पीड जीरो थी, जीरो है ना, क्योंकि रेस्ट में है, वो रखी हुई है एक जगह पे, तो उसकी स्पीड जीरो है। द अप्लाइड फोर्स मेक्स द बॉल मूव टूवर्ड्स द गोल। अब हम जब बॉल, फुटबॉल को जब पैर से पिक करते हैं, मारते हैं, तो जो गोल बना रहता है ना, गोल पॉइंट जो बना रहता है, ये नेट का ऐसा बना रहता है, ये नेट 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 लगी रहती है, गोल पॉइंट, ठीक है, ये गोल बना रहता है यहाँ पे, और यहाँ पे खड़ा रहता है एक लड़का, आदमी, जो उस गोल को रोकता है। कोई भी फुटबॉल यहाँ पे मारेगा ना इस पूरे पे, तो बीच में खड़ा रहता है, ये साइड में, तो वो रोकने के लिए खड़ा रहता है कि बॉल आएगी और मैं उसको रोक लूंगा। तो क्या था यहाँ पे, हाँ, द अप्लाइड फोर्स मेक्स द बॉल मूव टुवर्ड्स द गोल। अब हमने यहाँ से किक मारी इस बॉल के, तो ये गोल की तरफ जाएगी, यहाँ पे जाएगी इस नेट की तरफ। सपोज द गोल कीपर डाइव्स और जंप्स अप टू सेव द गोल, गोलकीपर जंप करता है सेव करने के लिए बॉल को, बॉल सपोज यहाँ से ऐसे गई ऊपर, ऐसे इस तरफ जा रही थी, तो ऊपर जंप करके उसको रोकने की कोशिश करता है। बाय हिज एक्शन द गोल कीपर tries to apply a force on the moving ball, तो जंप करके रोकने की कोशिश करता है, इसका मतलब वो भी फोर्स लगा रहा है ना उस बॉल के ऊपर, बॉल को रोकने के लिए भी तो फोर्स लगाना पड़ता है। द फोर्स अप्लाइड बाय हिम कैन स्टॉप और डिफ्लेक्ट द बॉल, तो जो फोर्स वो अप्लाई करेगा तो उससे बॉल स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी बॉल। सेविंग अ गोल बीइंग स्कोर्ड, तो एक गोल बच गया, मतलब गोल स्कोर होने से बच गया। अगर ये किक मारता और यहाँ पे नेट पे लग जाती, तो वो स्कोर कर लेता एक गोल, बट यहाँ पे सेव कर लिया इसने, बचा लिया, स्कोर होने से बचा लिया, उस टीम को गोल मिलने से बचा लिया इसने। If the goalkeeper succeed in stopping the ball, its speed decreases to zero. अगर ये गोलकीपर सक्सीड हो जाता है, सफल हो जाता है बॉल को स्टॉप करने में, बॉल को रोकने में, तो इसकी जो स्पीड होगी, बॉल की जो स्पीड होगी वो जीरो हो जाएगी। हमने किक मारी थी तब उसकी कुछ ना कुछ स्पीड से वो बॉल गई, उसकी स्पीड बढ़ी, और पहले रेस्ट में थी, पहले जीरो थी स्पीड, मैंने किक मारी पैर से, उसकी स्पीड बढ़ी, फिर इसने गोलकीपर ने उसको रोक लिया, हाथ से पकड़ लिया उसको, तो उसकी स्पीड वापस से जीरो हो गई। These observations suggest that a force applied on an object may change its speed. अब इस पूरे पैराग्राफ में यही इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से जो अपन ने पढ़ा है ना, ये चीज समझाने के लिए ये सब अपन को पढ़वाया गया। फोर्स अप्लाइड, ये टिक कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स स्पीड। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी बॉल पे या किसी भी वस्तु पे फोर्स अप्लाई किया जाता है, फोर्स लगाया जाता है, तो वो फोर्स उसकी स्पीड को चेंज कर सकता है, या तो स्पीड को बढ़ा देगा या फिर स्पीड को कम कर देगा, ठीक है, स्पीड को इंक्रीज भी कर सकता है, स्पीड को डिक्रीज भी कर सकता है। पूरे में यही समझा रखा है। अभी तक जो हमने इतनी रामायण पढ़ी है, उसका कंक्लूजन ये है, सिंपल सा, बस इस चीज को समझने के लिए इतना सब कुछ पढ़ाया गया है। मेरे को वापस बताना कैसे। फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स स्पीड, फोर्स अप्लाई किया जाता है ना, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया जाता है, तो वो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर देता है। जैसे बॉल है, तो बॉल पे फोर्स वो लगाएंगे ना, तो चलती आ रही है, बैट्समैन बॉल को मारता है तो फिर उसको रोकता है तो उसका फोर्स स्टॉप कर देता है हाँ, स्पीड। हाँ, जैसे बॉल है, तो बॉल को सपोज बॉल रेस्ट पे रखी हुई है, ठीक है, रेस्ट पे रखी है बॉल,
तो फुटबॉल का एग्जांपल ले लेते हैं अपन, अभी रेस्ट पे रखी है तो मैं उसको किक करूंगी, बॉल को मारूंगी, तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी ना, उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। और कोई उसको कैच करने वाला है तो वो उसकी स्पीड को डिक्रीज कर देगा। मतलब सीधी सी ये बात है, सिंपल शब्दों में समझाना चाहूंगी। क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी चीज की स्पीड को बढ़ाने के लिए या स्पीड को कम करने के लिए फोर्स अप्लाई किया जाता है। मतलब जो फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। सिंपल, बस ये लाइन ध्यान में रखनी है, मेन यही लाइन है बस। पूरे पैराग्राफ में ये लाइन मेन है, इसको टिक कर लो, तुम भी अंडरलाइन कर लो सौरभ। इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, ये भी टिक करो। ये पूरा ही समझाया गया बस यहाँ पर। अगर जो अप्लाइड फोर्स है वो मोशन की डायरेक्शन में लगता है तो स्पीड बढ़ेगी, सीधी सी सिंपल सी बात है। ये बॉल रखी हुई है यहाँ पे, जो टायर, जैसे तुम टायर का एग्जांपल कह रहे हो, जैसे तुम यहाँ पे टायर का एग्जांपल कह रहे हो, अगर मैं टायर को यहाँ से ही मारती जाऊंगी तो स्पीड बढ़ती जाएगी ना, टायर की बढ़ती जाएगी स्पीड। अगर मैं इस तरफ से मारूंगी, ऑपोजिट यहाँ पे मारूंगी, तो स्पीड घटेगी इसकी। यहाँ से अगर मैं मार रही हूँ तो इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, आगे की तरफ चलता जाएगा। कोई भी बॉल है सपोज, ये यहाँ चल रही है, अगर मैं यहाँ से इसी इसी डायरेक्शन में इसको फोर्स अप्लाई करूंगी, जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, तो इसकी स्पीड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी सौरभ बताओ। ये बॉल यहाँ मूव कर रही है और मैं फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगा रही हूँ, सेम डायरेक्शन में, इसका मतलब इंक्रीज। इंक्रीज होगी ना। तो इसका मतलब यही है इस लाइन का। इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, अगर इसकी मोशन की डायरेक्शन में ही यहाँ फोर्स भी लगाया जा रहा है, ये फोर्स है, फोर्स इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये टिक कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ द फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, दूसरे में ये बोला है कि ये बॉल है, ये यहाँ चल रही है ऐसे, और मैं फोर्स इस पे ऐसे लगा रही हूँ, तो मैं इसको रोक रही हूँ ना, एक तरह से मैं रोकूंगी बॉल को, तो इसकी स्पीड कम होगी या ज्यादा होगी बताओ। मतलब कम। कम, डिक्रीज होगी, इसकी स्पीड डिक्रीज होगी। अगर तो यही इस लाइन का मतलब यही है। इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, अगर बॉल की मोशन की डायरेक्शन में ही मैं फोर्स लगा रही हूँ तो इसकी जो स्पीड है, द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस। इसका उल्टा यहाँ पे, इफ द फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट में अगर मैं फोर्स लगा रही हूँ, ये फोर्स है, ये वाला नीचे वाला, और ये मोशन की डायरेक्शन है, इसमें इस तरफ ये मूव कर रही है बॉल, अगर ऑपोजिट में मैं फोर्स लगा रही हूँ तो स्पीड डिक्रीज होगी, बस यही है। देन इट्स रिजल्ट इन अ डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस पूरे पैराग्राफ में बस यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पूरी चीज को समझाने के लिए इतनी बातें सब लिखी गई है। वापस से मैं इस पूरे पैराग्राफ का वापस से बोल बता देती हूँ फटाफट। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज करने के लिए हम फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज करने के लिए। उसकी स्पीड इंक्रीज कब होगी, जब सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रही हूँ तो उसकी स्पीड इंक्रीज होगी। जैसे कि ये बॉल यहाँ मूव कर रही है और मैं भी इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रही हूँ तो स्पीड इंक्रीज होगी। अगर ये बॉल आगे की तरफ मूव कर रही है और मैं फोर्स ऐसे लगा रही हूँ इस पे, तो इसकी स्पीड डिक्रीज होगी, बस इतना सा है, सिंपल सा। I have seen children competing with one another in moving a rubber tire or a ring by pushing it. I now understand why the speed of the tire increases whenever it is pushed. तो टायर की स्पीड इंक्रीज क्यों होती है यहाँ पे, क्योंकि टायर देखो मूव भी इसी डायरेक्शन में कर रहा है और इस पे फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगा रहा है ये लड़का, सेम डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, ये डायरेक्शन इसकी मोशन की डायरेक्शन होगी, और ये फोर्स हो गया, फोर्स भी सेम डायरेक्शन में लग रहा है, तो स्पीड इंक्रीज होगी ना ऑब्वियसली। जब दोनों सेम डायरेक्शन में लगेंगे तो स्पीड इंक्रीज होगी। क्वेश्चन तुम्हारा यहां से आएगा सौरभ, इस पैराग्राफ से ऐसे पूछा जाएगा कि अगर फोर्स सेम डायरेक्शन में लगाते हैं, मोशन वाली डायरेक्शन में लगाते हैं, तो स्पीड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। ठीक है, तो ये ट्रू फॉल्स की फॉर्म में भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में भी आ सकता है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है मेन।
और जैसे ट्रू फॉल्स में इसका ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा कि फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स स्पीड, ट्रू या फॉल्स बताओ। तो ट्रू है, फोर्स लगाने से स्पीड चेंज होती है, ट्रू है। आगे चलते हैं। पहेली इज curious to know whether application of a force can only change the speed of an object. Let us find out. अब पहेली पहेली क्यूरियस का मतलब होता है बहुत उत्सुक होना, जानने का उत्सुक होना। जैसे अपन जब मूवी देखते हैं तो अपन देखते हैं ना कि आगे क्या होगा, आगे अपन बहुत क्यूरियस होते हैं, अपन बहुत उत्सुक होते हैं कि आगे क्या होगा। अरे ये इस मर्डर किसने किया है, ये इसने किया होगा, इसने किया होगा, मतलब आगे क्या होगा। तो अपन पूरी मूवी देखते हैं कोई फिर। पहेली कोई पहेली जान लेते हैं ना, उसका आंसर नहीं मिलता तो सोचते हैं कि इसका आंसर तो कहीं से देखना ही पड़ेगा, या फिर यूट्यूब पे देखते हैं। हाँ, यहाँ पे पहेली नाम है, यहाँ पे पहेली नाम है, पहेली ये लड़की असली है। में भी असली में देखते हैं तब ऐसे आंसर पता नहीं रहता ना, तो फिर बार बार मन करता है उसको जैसे देखना ही पड़ेगा हाँ उसका आंसर। हाँ, अपन बहुत क्यूरियस हो जाते हैं कि हाँ इसका आंसर जानने की इच्छा है कि इसका क्या आंसर होगा, इस पहेली का आंसर क्या होगा। तो उसको बोलते हैं क्यूरियस। क्यूरियस मतलब उत्सुक, जानने को बहुत ज्यादा उत्सुक। तो पहेली, यहाँ पे लड़की का नाम है पहेली और भूजू, दो दो करेक्टर है, दो जने हैं। तो पहेली बहुत ही ज्यादा उत्सुक है, वो जानना चाहती है कि क्या सिर्फ फोर्स स्पीड चेंज करता है ऑब्जेक्ट की। नहीं, फोर्स और भी काम करता है। फोर्स स्पीड तो चेंज करता ही है, उसके अलावा भी कई सारी चीजें करता है फोर्स। जैसे पढ़ ही लेते हैं। देखो, टेक अ बॉल एंड प्लेस इट ऑन अ लेवल सरफेस एज यू डिड इन एक्टिविटी 11.3। वापस से एक बॉल ले लो, एक बॉल ले लो और उसको टेबल के ऊपर रख दो या फिर फ्लोर पे रख दो। टेबल के ऊपर रख दो या फिर फ्लोर पे रख दो, यहाँ बीच में टेबल। तो बॉल ले लो और उसको टेबल के ऊपर यहाँ रख दो। आगे, मेक द बॉल मूव बाय गिविंग इट अ पुश। यहाँ से धक्का लगाओ एक, यहाँ से इसको पुश करो, धक्का लगाओ, और तो ये मूव करने लग जाएगी, ये इधर चलने लग जाएगी। पुश करना मतलब ये फोर्स लगा रही हूँ। पुश या पुल क्या होता है, फोर्स होता है। तो मैंने यहाँ फोर्स लगाया तो ये यहाँ मूव करने लग जाएगी। नाउ प्लेस अ रूलर इन इट्स पाथ एज शोन इन फिगर 11.8। रूलर मतलब स्केल, जो अपना स्केल होता है उसको हम रूलर बोलते हैं। तो अब रूलर रख दो इसके पाथ में, मतलब ये यहाँ चल रही है ना ऐसे, तो जैसे यहाँ पहुंच गई बॉल चलते चलते, यहाँ एक स्केल रख दो, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे एक रूलर रख दो। रूलर मतलब स्केल, जैसे कि नीचे दिखा रखा है, ये देखो, ये नीचे स्केल, ये बॉल है, सॉरी ये बॉल है, ये यहाँ से ऐसे ऐसे आ रही थी, ये एक स्केल रख दिया तो यहाँ से टकरा के ये इस तरफ आ जाएगी ऐसे। बॉल ऐसे ऐसे जा रही थी, हमने ऐसे धक्का लगाया बॉल को, इधर गई इधर गई, धक्का लगाते गए, यहाँ पे टकरा के यहाँ ऐसे मुड़ गई। तो देखो, यहाँ पे ऐसे टकरा के, और ये मतलब इस तरफ से अगर हम लगाए तो टकरा के ये वापस इधर आ जाएगी, लग जाएगी यहाँ पे, टेबल के ऊपर ही है। अब आगे देखो, in doing so, you would apply a force on the moving ball. Does the ball continue to move in the same direction after it strikes the ruler? क्या रूलर पे स्ट्राइक करने के बाद, रूलर को मतलब टच करने के बाद, क्या ये सेम डायरेक्शन में मूव करेगी? नहीं। ये देखो यहाँ पर इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी ना पहले, अब रूलर को स्ट्राइक करने के बाद, स्ट्राइक मतलब वही होता है उसको हिट करना, मतलब उसको मारना। तो रूलर पे हिट करने के बाद, स्ट्राइक होने के बाद ये अपनी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी। पहले वो यहाँ ऐसे मूव ऐसे ऐसे जा रही थी, इसको यहाँ पे स्ट्राइक होने के बाद ये ऐसे मूव करने लग जाएगी, चेंज होगी ना इसकी डायरेक्शन। चेंज नहीं होती तो ऐसे ही चलती रहती, इसी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आ गई मतलब इसकी डायरेक्शन होगी चेंज।
Does the ball continue to move in the same direction after it strikes the ruler? Repeat the activity and try to obstruct the moving ball by placing the ruler in such a way that it makes different angles to its path. In each case, note your observations about the direction of motion of the ball after it strikes the ruler. तो बस यही बता रखा है कि रूलर को अलग अलग डायरेक्शन में रखो और बॉल को अलग अलग जगह से हिट करवाओ, तो ये एंगल देखो कितने कितने डिग्री का एंगल बनता है। बस ये बता रखा है इसमें। अ बॉल सेट इन मोशन बाय पुशिंग इट अलोंग अ लेवल सरफेस, एंड इस बॉल को हमने मोशन में कैसे सेट किया? पुश करने के बाद पुश किया तो ये बॉल मूव करने लग गई। द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल आफ्टर इट स्ट्राइक्स द रूलर प्लेस्ड इन इट्स पाथ। रूलर पे स्ट्राइक करने के बाद इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। इसमें सिर्फ इतना सा समझा रखा है, पूरी एक्टिविटी को वापस से शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ। इस पूरी एक्टिविटी में बस इतना सा बता रखा है कि एक बॉल थी, ये यहाँ पे एक बॉल है, ठीक है। मैंने इसको पुश किया, धक्का लगाया, फोर्स लगाया यहाँ पे, तो ये बॉल मूव करने लग गई। मूव करते करते यहाँ पे टकराई, यहाँ रूलर पे टकरा के स्ट्राइक होके ये यहाँ पे वापस आ गई। इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। मतलब जो फोर्स है वो डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है मोशन की। यहाँ पे भी तो अपन एक तरह से फोर्स ही लगा रहे हैं ना, ये भी इसको रोकने के लिए। तो जो फोर्स है वो डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है, ये आएगा यहाँ पे। मतलब इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है। लेट अस कंसीडर सम मोर एग्जांपल्स। कुछ और एग्जांपल्स पढ़ते हैं। इन अ गेम ऑफ वॉलीबॉल, वॉलीबॉल के गेम में प्लेयर्स ऑफन पुश द मूविंग बॉल टू देयर टीममेट्स टू मेक अ विनिंग मूव। जो प्लेयर्स होते हैं वो बॉल को पुश करते हैं। वॉलीबॉल के अंदर जो हाथ से खेलते हैं वॉलीबॉल, तो उसके अंदर पुश करते हैं कि दूसरे को दे दी, फिर दूसरे को, मतलब अपने प्लेयर्स की तरफ देते रहते हैं जीतने के लिए, ताकि गोल कर, जो भी पास होगा गोल के उसकी तरफ पास करते रहते हैं और फिर वो गोल कर देता है। समटाइम्स द बॉल इज रिटर्न्ड टू द अदर साइड ऑफ द कोर्ट बाय पुशिंग और स्मैशिंग इट। In cricket, a batsman plays his or her shot by applying a force on the ball with the bat. Is there any change in the direction of motion of the ball in these cases? इसमें सब में यही बता रखा है कि जब बैट्समैन हिट करता है बॉल को तो उसकी बॉल की डायरेक्शन चेंज हो जाती है ना, जिस डायरेक्शन में मारेगा वो उस डायरेक्शन में चली जाएगी। इन ऑल दीज एग्जांपल द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉल चेंज ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। तो बस इसमें यही है, यही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ये देखो, स्पीड and the direction of moving ball changes due to the application of force। पूरे पैराग्राफ में ये समझा रखा है कि इस पूरे पैराग्राफ में हमें ये समझा रखा है कि फोर्स से किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो सकती है। अपन ने ऊपर पढ़ लिया, अपन फोर्स लगा के किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकते हैं। जैसे बॉल है तो बॉल की स्पीड को हम चेंज कर सकते हैं, स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, और उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने स्केल लगा दिया ना, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है। यहाँ पे बॉल ऐसे ऐसे आ रही थी, जैसे यहाँ पे बैटमैन खड़ा होता है, यहाँ पे सपोज बैटमैन खड़ा है, ठीक है ना, बैट्समैन। यहाँ पे बॉलर है, ये यहाँ पे बॉलर है, तो ये बॉल फेंकता है इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब ये बैट अपने बैट से इसको मार के किसी भी डायरेक्शन में, जरूरी थोड़ी वापस इसी डायरेक्शन में मारेगा, मारता है तो कभी यहाँ चली जाती है, कभी यहाँ चली जाती है, ठीक है। तो फोर्स से डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं हम, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। ये दो चीजें समझाई गई, एक चीज पहले समझा दी डायरेक्शन वाली, अब यहाँ पे आ गई। कैन यू गिव अ फ्यू मोर एग्जांपल ऑफ दिस काइंड? क्या आप कुछ और एग्जांपल्स दे सकते हो जिसमें उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है? बॉल को हमने मारा, फिर वहां से किसी और ने मारा, तो डायरेक्शन चेंज होगी ना उसकी। अ चेंज इन ईदर द स्पीड और एन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ इज डिस्क्राइब्ड एज change in its state of motion. Thus, a force may bring a change in the state of motion of an object. पूरा टिक कर लो, पूरा का पूरा। बस ये दो जो मैंने टिक करवाए हैं, दो चीजें, ये इंपॉर्टेंट है पूरे में। इन लाइनों को समझाने के लिए इतनी बड़ी एक्टिविटी करिए।
सेकंड वाला मैं समझा देती हूँ वापस से। वही सेम चीज है कि फोर्स लगा के हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, और उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन में भी चेंज कर सकते हैं। जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रही है उस दूसरी डायरेक्शन में हम भेज सकते हैं फोर्स लगा के। यही यहाँ पे लिखा है, a change in either the speed of an object or its direction। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड या उसकी डायरेक्शन में चेंज करना, या फिर दोनों चीज करना, स्पीड भी चेंज कर दी, डायरेक्शन भी चेंज कर दी, उसको हम कहते हैं चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, स्टेट ऑफ मोशन में चेंज कर दिया हमने उस ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन, मोशन की जो उसके चलने की जो स्थिति थी उसको चेंज कर दिया है। तो दस अ फोर्स, तो फोर्स की वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के, एक मिनट आ रही हूँ सॉरी, स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है? The state of motion of an object is described by its speed and the direction of motion। State of motion का मतलब हो गया, motion का मतलब होता है चलना, मूव करना। ठीक है, स्टेट मतलब उसकी स्थिति, किस स्थिति में वो मूव कर रहा है, मतलब कैसे मूव कर रहा है। स्टेट ऑफ मोशन मतलब चलने की स्थिति में है वो ऑब्जेक्ट। ठीक है, मोशन मतलब मूवमेंट हो रहा है इसके अंदर। द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स स्पीड। स्टेट ऑफ मोशन में दो चीज आ रखी है देखो, एक तो स्पीड और एक डायरेक्शन ऑफ मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन कैसे डिस्क्राइब करते हैं? कोई भी ऑब्जेक्ट है, एक बॉल है सपोज, तो उसका स्टेट ऑफ मोशन का मतलब क्या होता है? अगर मैं बोलूं ये बॉल स्टेट ऑफ मोशन में है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इसकी स्पीड से और दूसरा इसकी डायरेक्शन से। ठीक है, ये दोनों चीजें काउंट होती है स्टेट ऑफ मोशन में। इस यहां से भी क्वेश्चन आएगा, देख लेना। स्टेट ऑफ मोशन के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है एक तो उसकी स्पीड और एक उसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब किस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, और उसकी स्पीड, उस पे उसका मतलब वो होता है स्टेट ऑफ मोशन। तो स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय, स्टेट ऑफ मोशन इसके द्वारा डिस्क्राइब किया जाता है उसकी स्पीड, वो जो ऑब्जेक्ट है, जो बॉल है, उसकी स्पीड और उसका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रही है, उसको हम बोलते हैं स्टेट ऑफ मोशन। द स्टेट ऑफ रेस्ट इज कंसीडर्ड टू बी द स्टेट ऑफ जीरो स्पीड। स्टेट ऑफ रेस्ट का मतलब होता है कि जो स्पीड है वो जीरो है। कोई कोई बॉल रेस्ट पे है, रेस्ट पे मतलब वो जीरो है इसकी स्पीड, वो मूव ही नहीं कर रही है, वो चुपचाप शांत पड़ी हुई है किसी जगह पे रखी हुई है, तो उसकी जो स्टेट वो उसकी जो स्पीड है वो जीरो है, और उसको हम बोलेंगे स्टेट ऑफ रेस्ट। तो क्वेश्चन अगर ऐसे आ गया कि स्टेट ऑफ रेस्ट में स्पीड क्या होती है ऑब्जेक्ट की, तो हमें बताना है जीरो स्पीड होती है। An object may be at rest or in motion, both are its state of motion। एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है, ये दोनों ही स्टेट ऑफ मोशन की वो है। बोथ आर इट्स स्टेट्स ऑफ मोशन, दोनों ही स्टेट ऑफ मोशन को मतलब शो करते हैं, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन, तो दोनों ही स्टेट ऑफ मोशन में आ जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं, एक पैराग्राफ फिर नया टॉपिक आ जाएगा। Does it mean that the application of a force would always result in a change in the state of motion of the object? Let us find out। तो इसने बोला है तो क्या हम जब भी फोर्स लगाएंगे तो उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाएगा? किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन का मतलब ये समझना है उसकी स्पीड और उसकी डायरेक्शन, या तो स्पीड या डायरेक्शन या दोनों। ठीक है, तो स्टेट ऑफ मोशन में ये दो चीज आती है, स्पीड और डायरेक्शन। तो अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या उसका स्टेट ऑफ मोशन हमेशा मतलब चेंज होगा? ऑलवेज, हमेशा चेंज होगा? तो चलो फाइंड आउट करते हैं, पता लगाते हैं। इट इज कॉमन एक्सपीरियंस दैट मैनी अ टाइम application of force does not result in a change in the state of motion। फॉर एग्जाम्पल ए हैवी बॉक्स, मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता है। अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि इसका जो स्टेट ऑफ मोशन हो वो चेंज हो। स्टेट ऑफ मोशन मतलब चाहे वो रेस्ट में है तो वो भी, उसको भी हम स्टेट ऑफ मोशन ही बोलेंगे, या फिर वो मूव कर रही है वो भी स्टेट ऑफ मोशन में ही आ जाएगा। तो
क्या बोला इसने कि ऐसा जरूरी नहीं है। इसने ये पूछा था ऊपर कि क्या हम फोर्स लगाएंगे तो उसकी स्टेट ऑफ मोशन में चेंज होगा हमेशा हमेशा, ऑलवेज, क्या हमेशा चेंज होगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। चेंज हो भी सकता है, चेंज नहीं भी हो सकता, वो फोर्स पे डिपेंड करता है। जैसे सपोज एक बक्सा है, यहाँ पे ये बक्सा रखा हुआ है, देखो, फॉर एग्जाम्पल अ हैवी बॉक्स में नॉट मूव एट ऑल इवन इफ यू अप्लाई द मैक्सिमम फोर्स दैट यू कैन एक्सर्ट। जैसे एक लड़का खड़ा है यहाँ पे, ये इस बॉक्स को धक्का लगा रहा है, बहुत हैवी बॉक्स है, लेकिन ये बॉक्स कहाँ पे? रेस्ट पे है अभी। इसका जो स्टेट ऑफ मोशन है वो क्या है? रेस्ट। रेस्ट की स्टेट में है ये रेस्ट की स्टेट में है ये बॉक्स। यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, इसके ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है, बट ये इतना हैवी है कि ये एक लड़का इसको नहीं हिला पा रहा, इसको मूव नहीं करवा पा रहा। तो क्या इस बॉक्स की स्टेट ऑफ मोशन में चेंज हुआ? बताओ नो सर। मैम। नहीं, ये तो अभी भी रेस्ट में ही है, ये तो आराम से रेस्ट में है। इसने तो बेचारे के पसीने आ गए, लेकिन इसकी तो स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं हुआ, ये रेस्ट की रेस्ट में ही है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम फोर्स अप्लाई करें तो हमेशा जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्टेट ऑफ मोशन में चेंज होगा, ये जरूरी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हैवी बॉक्स में नॉट मूव एट ऑल इवन इफ यू अप्लाई मैक्सिमम फोर्स दैट यू कैन एक्सर्ट। अगर आप अपना मैक्सिमम फोर्स लगा देते हैं तब भी वो नहीं मूव करे, क्योंकि इतनी भारी बॉक्स है वो। अगेन, नो इफेक्ट ऑफ फोर्स इज ऑब्जर्व्ड व्हेन यू ट्राई टू पुश अ वॉल। जब हम वॉल को धक्का लगाते हैं, बहुत जोर से धक्का लगाओ, तो वॉल नहीं मूव करेगी ना, वो रेस्ट में है, वो रेस्ट में ही रहेगी, वो अपनी पोजीशन पे ही रहेगी। तो वहां पे भी स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं हो रहा है। तो ये भी ध्यान, ये भी इंपॉर्टेंट है। डज नॉट रिजल्ट चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। तो इसको यहां से टिक करो। अ टाइम, मैनी अ टाइम, यहां से टिक करो। मैनी अ टाइम application of force does not result in a change in the state of motion। इसके एग्जाम्पल पूछ लिए जाएंगे, ऐसे पूछ लिया जाएगा कि फोर्स लगाने से क्या ऑब्जेक्ट की हमेशा स्टेट ऑफ मोशन चेंज होती है? तो तुम्हें लिखना है नहीं, हमेशा नहीं होती है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यस नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा नो। एग्जाम्पल पूछ लिए तो ये बता दो, जैसे हैवी बॉक्स को मूव करवाते हैं या वॉल को मूव करवाते हैं, फोर्स लगा रहे हैं बट कोई स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं होगा, कि जो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही है। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज है, इसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं। जो मैंने टिक करवा दिया वो बस वो पढ़ लेना वापस से जब रिवाइज करो ना चैप्टर को। वैसे तो एक बार पूरा चैप्टर खुद से पढ़ना चाहिए, लेकिन एग्जाम टाइम में जो जो मैंने टिक करवा दिया बस वो पढ़ के चले जाना, उनके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। 11.5, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब देखो सौरभ, हमने क्या क्या पढ़ा, फोर्स क्या क्या कर सकता था? फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज कर सकता है, सबसे पहला पॉइंट। कितने पॉइंट पढ़ लिए हमने? फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा कि जो फोर्स है वो स्पीड को चेंज कर सकता है, स्पीड को इंक्रीज भी कर सकता है और उसको डिक्रीज भी कर सकता है। फोर्स जो फोर्स है, पहले एप्लीक ये हो गई इसकी, ठीक है। सेकंड हमने पढ़ा कि डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन की जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, पूरा नहीं लिखूंगी, ऑफ एम लिख दिया वहां पे सिर्फ। डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। अगर कोई ऐसे जा रही है कोई चीज, कोई बॉल, यहां से मैं बैट से इसको मारूंगी तो ये इसकी डायरेक्शन यहाँ हो जाएगी, चेंज हो जाएगी इसकी डायरेक्शन, यहाँ बैट से अगर मैं इसको हिट करती हूँ। ठीक है, तो फोर्स स्पीड चेंज करता है, डायरेक्शन चेंज करता है। अब तीसरी चीज ये आई, शेप को भी चेंज कर सकता है, ये थर्ड चीज, ये हम यहाँ पढ़ेंगे। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की, किसी वस्तु की शेप को भी चेंज कर सकता है। जैसे बॉल होती है तो जैसे बॉल को हम, बॉटल, बॉटल है जैसे, हाँ, बॉटल है जैसे, प्लास्टिक की बॉटल है ना, हाँ, बिस्लरी और ये सब, उनको अपन पिचकाते हैं ना, दम लगा के फोर्स लगाते हैं तो वो उनकी शेप चेंज हो जाती है। यस करेक्ट, बहुत अच्छे, वेरी गुड। जैसे बिस्लरी की बॉटल है, अपन फोर्स लगाते हैं, खाली हो जाती है, पी लेते हैं उसको, खत्म कर देते हैं पानी, फिर अपन उसको पिचका देते हैं एकदम, तो फोर्स लगाने से उसकी शेप चेंज हो गई ना, उसकी शेप चेंज हो जाती है। तो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज भी कर सकती है। बहुत अच्छे। तो तीसरी चीज हम यहाँ पढ़ेंगे। तो इसमें आज हम बस ये एक्टिविटी करेंगे,
बाकी का अपन फिर कल पढ़ लेंगे, ये एक्टिविटी कर लेते हैं। तो क्या कह रहे हो? डो है ना, जिससे वो हाँ डो है आटा जैसे। होता हाँ है, राइट। ये दिया हुआ है। हाँ वापस बोलो, आवाज नहीं आ रही थी तुम्हारी। डो, जैसे हाँ डो। आटा होता है ना, वो जो गीला होता है उस पे अपन फोर्स लगाते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है। हम्म राइट। जो डो होता है, जो आटा होता है, तो अपन उस पे फोर्स लगाते हैं तो उसकी चेंज होती रहती है। जहां पे हमने फोर्स लगाया वहां पे नीचे चला जाता है, जहां जहां पे हम फोर्स लगा रहे हैं वहां नीचे की तरफ चला जाता है वो आटा। ठीक है, तो मतलब उसकी शेप हम चेंज कर सकते हैं, शेप चेंज हो जाती है। तो इस एक्टिविटी में हम कुछ ऐसी ऐसे ऑब्जेक्ट्स देखेंगे जिन पे हम फोर्स लगाएंगे और उनकी शेप में चेंज होगा। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बस आज हम ये एक्टिविटी पढ़ेंगे। Some situations have been given in column 1 of the table 11.2. कुछ situations दे रखे हैं यहाँ पे, description of the situation, जैसे आटा लगाना और भी बाकी दे रखे नीचे, वो सब हम यहाँ पढ़ेंगे। In which objects are not free to move. Column 2 of the table suggests the manner in which a force can be applied on each object, while column 3 shows a diagram of the action. Try to observe the effect of force in as many situations as possible. You can also add similar situation using available material from your environment. Note your observation column 4. ठीक है, ये देखो। Studying the effect of force on object. Description of a situation. How to apply force. ये diagram. Action of force. Force से क्या action हो रहा है? Change in the state of motion. क्या उसके motion की state में change हो रहा है? Change in it in the shape. क्या उसकी shape में change हो रहा है? तो यहाँ पे shape में change हो रहा है, यहाँ लिखा हुआ है ना। In which objects are not free to move, the manner in which the force can apply on an object, while column shows the diagram action on the effect of force in various situations. देखो, देखो यहाँ पे a lump of dough on a plate. लंप का मतलब होता है एक तरह से टुकड़ा, ठीक है ना। लंप, लंप का मतलब किसी भी चीज का टुकड़ा। A lump of dough on a plate. एक प्लेट पे ये आटा 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 रखा हुआ है, ठीक है। तो हाउ टू अप्लाई फोर्स, फोर्स कैसे अप्लाई हो रहा है इस पे? प्रेसिंग इट डाउन विद योर हैंड्स, हैंड्स से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना नीचे की तरफ, हम ऐसे फोर्स लगा रहे हैं हाथों से। एक्शन ऑफ द फोर्स, फोर्स से क्या एक्शन हो रहा है, मतलब इस आटे पे क्या एक्शन हो रहा है। चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन, ये मोशन वोशन में तो है ही नहीं, तो ये तो हटाओ। चेंज इन शेप, क्या इसकी शेप चेंज हो रही है? यस, इसकी यस मैम। शेप चेंज हो रही है। स्प्रिंग फिक्स्ड टू द सीट ऑफ अ बाइसिकल, ये बाइसिकल है, इसकी यहाँ पे स्प्रिंग लगी रहती है ताकि गड्ढे वड्ढे आए तो हमें मतलब लगे नहीं। तो स्प्रिंग फिक्स्ड टू द सीट ऑफ अ बाइसिकल, तो बाइसिकल की सीट पे, बाइसिकल क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसमें दो दो पहिए होते हैं, दो पहिए की चीज को हम बाइसिकल बाइसिकल। बाय सिटिंग ऑन द सीट, तो हम फोर्स लगा रहे हैं यहाँ से ऐसे, जब हम ऊपर बैठते हैं सीट के ऊपर तो सीट पे फोर्स लग रहा है, सीट दब जाती है, देखा होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन में तो है नहीं, ये एक तरह से रेस्ट में ही है, इसकी शेप चेंज हो रही है, दब जाएगी, नीचे की तरफ चली जाती है। ठीक है, ये चलो। A rubber band suspended from a hook nail fixed on a wall. ये वॉल है, यहाँ पे हमने ये नेल फिक्स कर रखे, नेल का मतलब कील या फिर कोई हुक, जैसे आते हैं ना आजकल मार्केट्स में जिसपे हम शर्ट भी टांग सकते हैं अपनी। ठीक है, तो ये नेल है, ये वॉल के अंदर इसको वो कर रखा है, फिक्स कर रखा है। यहाँ से हमने एक रबर बैंड लटका दिया इस पे। बाय हैंगिंग अ वेट और बाय पुलिंग इट्स फ्री एंड, अब ये एंड है इसका रबर का, इसको पुल कर रहे हैं, या तो यहाँ कोई वेट लटका दो या फिर अपने हाथ से इसको पुल करो। तो जब हम इसको पुल करेंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे शेप चेंज होगी ना रबर की। रबर तो इतना सा था पहले, मैं इसको पुल करूंगी तो ये लंबा हो जाएगा, मतलब इसकी शेप चेंज, रबर की शेप चेंज कर दिया। फोर्थ एग्जाम्पल, अ प्लास्टिक और मेटल स्केल प्लेस्ड बिटवीन टू ब्रिक, ये दो ब्रिक्स ले लो, दो ईंटें ले लो, या फिर ये बुक्स रख रखी है किसी, तो यहाँ पे ईंटें रखो और उन ईंटों के ऊपर, ब्रिक्स के ऊपर स्केल रखो, या फिर बुक्स के ऊपर स्केल रखो। By putting a weight at the center of the scale, बीच में कोई वेट पुट करो सेंटर में,
सेंटर में हम वेट यहाँ पे पुट करेंगे, इस स्केल की शेप चेंज हो जाएगी। स्केल पहले सीधा था, अब ये ऐसे मुड़ गया, बैंड हो गया। देखो, तो इसकी शेप चेंज हो गई, यस, शेप चेंज हो गई। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स दे रखे कि फोर्स लगाने से शेप चेंज हो जाती है। ये समझाने के लिए ये पूरी एक्टिविटी करी है यहाँ पे। तो ये भी पढ़ ही लेते हैं, इसको खत्म नहीं करते आज, इतना सही है बस। What do you conclude from the observations noted in table 11? 11.2 में जो आपने ऑब्जर्व किया, जो देखा, उससे आप क्या कंक्लूजन निकालते हो, क्या निष्कर्ष निकालते हो, मतलब क्या रिजल्ट मिलता है आपको ये सब देखने से? तो व्हाट हैपेंस व्हेन यू अप्लाई अ फोर्स ऑन एन इन्फ्लेटेड बाय प्रेसिंग इट बिटवीन योर पाम्स? इन्फ्लेटेड बलून का मतलब होता है बलून में हवा भरा हुआ, जो बलून होता है ना, अपना फूला हुआ बलून, उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेटेड बलून। डीफ्लेटेड बलून होता है जो पिचका हुआ होता है, जिसमें हवा निकल जाती है सारी, उसको हम बोलते हैं डीफ्लेटेड बलून। इन्फ्लेटेड मतलब वो हवा, गुब्बारा, फूला हुआ गुब्बारा, उसके लिए हम यूज करते हैं इन्फ्लेटेड। तो ठीक है, what happens when you apply a force on an inflated balloon? एक बलून है, ये इन्फ्लेटेड बलून है, फूला हुआ बलून है, पे जब फोर्स लगाते हो, यहाँ से दो अपनी पाम से, हथेलियों से यहाँ पे फोर्स लगाएंगे, तो इसकी शेप चेंज होती है ना, पिचका देते हैं अपन इसको। ऑन एन इन्फ्लेटेड बलून बाय प्रेसिंग बिटवीन योर पाम्स, अब यहाँ पे दोनों पाम्स अपनी हथेलियों से फोर्स लगाएंगे, तो व्हाट हैपेंस टू द शेप ऑफ अ बॉल ऑफ डॉ? अच्छा हाँ, ये बस इतना ही है। फिर नेक्स्ट आ गया, व्हाट हैपेंस टू द शेप ऑफ अ बॉल ऑफ डॉ व्हेन इट इज रोल्ड टू मेक अ चपाती? जब हम, जो बॉल होती है, बॉल मतलब गोलियां जिनको अपन बोलते हैं, आटे से अपन लोई बनाते हैं ना, आटे से मतलब गोल गोल ऐसे बनाते हैं ना, और फिर इससे हम रोट चपाती बनाते हैं, इसको उस पे चकले पे रख के और फिर हम चपाती बनाते हैं। तो इसको जब हम बेलन से वो करते हैं, प्रेस करते हैं, तो इसकी शेप चेंज हो जाती है ना, गोल गोल बड़ी ऐसी गोल गोल रोटी बन जाती है। तो व्हाट हैपेंस व्हेन यू प्रेस अ रबर बॉल प्लेस्ड ऑन अ टेबल? टेबल पे कोई रबर बॉल रखी है, उसको प्रेस करोगे तो क्या होगा? In all these examples, you saw that the application of force on an object may change its shape. बस इस पूरे में यही समझा रखा है कि फोर्स से शेप चेंज होती है, बस ये समझाने के लिए इतना सब कुछ कर रखा है। इसको टिक कर लो, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट मे चेंज इट्स शेप। ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाने से वो उस ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकता है। तो अभी तक हमने तीन पढ़े हैं कि फोर्स लगाने से एक तो स्पीड चेंज होती है, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाता है ऑब्जेक्ट का, और तीसरा उसकी शेप चेंज हो जाती है। Having performed all the above activities, you would have realized that a force, अब ये पांचों पॉइंट इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। फोर्स क्या क्या कर सकता है? मे मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से उसको मूविंग उस पे ला सकता है। कोई बॉल है, वो रेस्ट पे है, मैंने यहाँ से फोर्स लगाया तो वो मूव करने लग जाएगी। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जो रेस्ट में है उसको मूव करवा सकता है। मे मेक एन ऑब्जेक्ट मूव, ये देखो, फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से मोशन में ला सकता है। पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको स्टिक कर लो पांचों को। फोर्स क्या क्या कर सकता है? दूसरी चीज, मे चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज मूविंग, अगर वो मूव कर रही है ऑलरेडी तो उसकी स्पीड को चेंज कर सकता है। जैसे टायर के हम जब मारते हैं, वो जो टायर गोल गोल डंडी से मारते हैं पीछे से, तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो दूसरा ये पॉइंट। तीसरा पॉइंट, मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी चेंज कर सकता है। यहाँ से बॉल ऐसे जा रही है, यहाँ बीच में स्केल रख दिया तो बॉल ऐसे आ जाएगी वापस। ठीक है, या बैट से मैंने इसको हिट कर दिया, बॉल यहाँ पे आई और मैंने बैट से इसको मार के और इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, तो यहाँ पे फोर्स ही लगाया ना, बैट से मारा तो डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज हो सकता है। मे ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की शेप में चेंज हो सकता है, हमने ऊपर बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़ लिए। मे कॉज सम और ऑल ऑफ दीज इफेक्ट्स, इनमें से जरूरी नहीं कि सारे के सारे करें, कब किसी में ऐसा हो सकता है, किसी में ऐसा, किसी में, या सारे एक साथ भी हो सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, 4 पॉइंट्स अच्छे से टिक कर लो इनको। जो जो टिक करवा रही हूँ उनको अच्छे से टिक कर लो सौरभ, वहीं से क्वेश्चन आएंगे, तुम देख लेना।
बस ये लास्ट है यहाँ तक। कॉन्टेक्ट फोर्सेस कल पढ़ेंगे, ये पढ़ लेते हैं एक बार। While a force may cause one or more of these effects, it is important to remember that none of these actions can take place without the action of a force. तो बिना फोर्स के इनमें से कोई भी एक्शन पॉसिबल नहीं है। फोर्स लगेगा तभी ये पॉसिबल है, फोर्स लगेगा तभी उसकी स्पीड डिक्रीज या इंक्रीज होगी, या किसी की शेप चेंज होगी। फोर्स के बिना ये एक्शन पॉसिबल नहीं है। ये लिखा ना, दीज एक्शन कैन टेक प्लेस विदाउट द एक्शन ऑफ अ फोर्स। तो नन ऑफ दीज एक्शंस, इनमें से कोई सा भी एक्शन बिना फोर्स के नहीं हो सकता। दस एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट मूव बाय इटसेल्फ, कोई ऑब्जेक्ट अपने आप ही मूव नहीं करेगा, उसको फोर्स लगाना पड़ेगा, वो तभी मूव करेगा। इट कैनॉट चेंज इट स्पीड बाय इटसेल्फ, वो अपने आप अपनी स्पीड को चेंज नहीं कर सकता, कोई ना कोई फोर्स लगा रहा है तभी उसकी स्पीड चेंज हो रही है, ठीक है, अपने आप वो नहीं कर सकता। इट कैनॉट चेंज डायरेक्शन बाय इटसेल्फ, वो अपने आप, कोई भी ऑब्जेक्ट है, बॉल है, अपने आप ही अगर वो टर्न करती है तो अपन कहेंगे ना भूत है, कुछ ना कुछ है, मतलब, है ना। तो अपने आप ही वो डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता, उस पर कोई ना कोई फोर्स लगा रहा है, तभी वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो डायरेक्शन बॉल की चेंज हो रही है तो अपन ये थोड़ी सोचते कि बॉल ने खुद ने ही चेंज कर ली होगी डायरेक्शन। अपन को लगता है यार कोई तो है जो हमें दिख नहीं रहा है, भूत है, उसने बॉल को मोड़ा है ना, उसने पैर से या हाथ से बॉल को मारा है। तो मतलब किसी ने तो फोर्स लगाया है। हमें पता है कि कोई ऑब्जेक्ट अपने आप नहीं हिल सकता, कोई बक्सा रखा हुआ है तो वहीं रखा रहेगा, वो ऐसा नहीं कि हिल के अगले दिन दूसरी जगह पहुंच जाएगा, नहीं। तो इट कैन नॉट चेंज डायरेक्शन बाय इटसेल्फ एंड इट शेप कैन नॉट चेंज बाय इटसेल्फ, और किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप अपने आप चेंज नहीं हो सकती, कोई ना कोई फोर्स लगाया जाएगा तभी उसकी शेप में चेंज होगा। ठीक है सौरभ, आज हमने यहाँ तक कर लिया है, कल हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, कॉन्टेक्ट फोर्सेस हम कल पढ़ेंगे, ठीक है।